अब चांद पर उतरने के लिए तैयार है। आज चंद्रयान के लिए एक अहम दिन था। आज करीब 1:15 1:15 पर लैंडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। अब 23 अगस्त को विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होगी। आज अलग होने के बाद लैंडर की चांद से दूरी 100-150 किलोमीटर के आसपास रह गई है। अब शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहां से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की शाम करीब 5:47 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसे इसरो की बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है और देश को इस पर गर्व है। हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है, क्योंकि जो पुराना अनुभव है वो उसके तहत भी ये ध्यान में आता है कि चंद्रयान का ये जो श्रृंखला है, चंद्रयान 1 भी और अब चंद्रयान 3, जो इनके द्वारा हमें इनपुट्स उपलब्ध होती रही हैं, वो दूसरे के देश, दुनिया के दूसरे देश, भले ही वो तत्कालीन सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनके मिशन भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। हो सकता है ये चंद्रयान ने रास्ता दिखाया। इससे पहले इस विषय को लेकर अटकलें लगाई जाती थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं था। और इसलिए ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि चंद्रयान 3 के द्वारा भी जो हमें इनपुट्स उपलब्ध होंगे वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। इधर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल के शिव बावड़ी मंदिर में सोमवार को हुई लैंडस्लाइड से मची तबाही में अब तक 14 शव बरामद किए गए हैं। 4 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी 7 लोगों के दबे होने की आशंका है। हिमाचल में मंडी, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर जिले में ज्यादा तबाही हुई है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 7 दिन के दौरान प्रदेश में नॉर्मल से 111% ज्यादा बारिश हुई है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। पिछले 72 घंटों में 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुलना स्टार्ट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल से अलग राज्यों में मानसून की रफ्तार थोड़ी थमी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 1 से 2 दिन के अंदर फिर से कमबैक कर सकता है। मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। मॉनसून पर पिछले 12 दिनों से ब्रेक लगी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार है। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये ब्रेक किस वजह से हुआ है? देखिए, जनरली जब कोई सिस्टम नहीं होता, जैसे लो प्रेशर, जहाँ उस समय जनरली मेजरली यही रीजन होता है, जहाँ कोई सर्कुलेशन फॉर्मेशन नहीं होता नॉर्थ वेस्ट से, जनरली उस केसेस में क्या होता है कि मानसून ऊपर की तरफ चला जाता है। मानसून ट्रफ बेसिकली, मानसून ट्रफ क्या है, इसका जो नॉर्मल पोजीशन है हम मानते हैं गंगानगर से लेके कलकत्ता तक, ठीक है, और उसके नीचे जो वेस्टर्लीज विंड होती हैं, ऊपर ईस्टर्लीज होती हैं, जिसको मानसून ट्रफ बोलते हैं। वो मानसून सीजन का एक मेजर फीचर है और इसकी ऑसिलेशन से ही रेनफॉल होती है। अभी क्या है कि जो मानसून ट्रफ था फुटहिल्स के पास था, जो आप बोल रहे हैं, तो उसके प्रभाव से क्या रहा कि ज़्यादातर हिमाचल, उत्तराखंड में जो रेनफॉल एक्टिविटी रही वही रीज़न है, फुटहिल्स में रहती है। नॉर्थन पार्ट ऑफ यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये रेनफॉल रहा। और अब एक सर्कुलेशन फॉर्मेशन हुआ है, जहां अगर आप देखेंगे बड़ा सा क्लाउड पैच है जहां पे, तो ये कि हम कह सकते हैं कि मानसून का रिवाइवल है। रिवाइवल है इस साइड का, ईस्टर्न एंड का, और जहां सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से आज लो प्रेशर बन जाएगा।
तो उसके इसके कारण ही क्या हुआ है, जो आपका वेस्टर्न एंड है वो तो वहाँ ही है, फुटिल्स के पास ही है, ईस्टर्न एंड बे ऑफ बंगाल में आ गया। और इसके कारण आप देख रहे हैं पूरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इवन आपका उत्तर प्रदेश में सभी जगह क्लाउड्स हैं। तो इसके प्रभाव से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसके लिए उड़ीसा के लिए हम आने वाले 2 दिनों में वेरी हैवी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर रेनफॉल होने की उम्मीद है। इवन आज 1-2 स्टेशन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 3-4 दिनों में रहेगा, ईस्ट एमपी में रहेगा। ओवरऑल मैं बताता हूँ कि ईस्ट और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में मानसून का थोड़ा रिवाइवल होगा। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जी जान से जुट गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए आज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। 4 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। पार्टी ने संभलगढ़, चाचौड़ा, छतरपुर और जबलपुर पूर्व पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। इसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य जीतने का दावा किया है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 पॉइंट गिरकर 65,151 पर और निफ्टी 100 पॉइंट गिरकर 19,365 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 55 पॉइंट गिरकर 43,891 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्की बढ़त रही। सरकारी बैंक से जुड़े शेयरों में खरीदारी दिखी। आज के बाजार में सबसे ज्यादा दबाव एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रा शेयरों में रहा और आईटी, फार्मा, पीएसजी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। आईटी में अभी भी खुलकर खरीदारी के मौके नहीं बन रहे हैं, ये कहना है सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा का। उनके मुताबिक आईटी में खरीदारी भले ही ना करें पर पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा आईटी का जरूर रखें। आईटी अभी ऐसा सेक्टर नहीं बना जिसमें कि आप बहुत जोर से खरीदारी कर सकते हैं या कूद के इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि ये सेक्टर ऐसा नहीं है जो आपको अपने पोर्टफोलियो से बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। अगर आप रिलेटिव तौर पर सारे सेक्टर्स को रैंक करेंगे और उनकी प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ को कंपेयर करेंगे आईटी सेक्टर से, तो आईटी सेक्टर बॉटम ऑफ द पाइल नहीं है। इट इज समवेयर इन द मिडिल, प्रॉब्ली समवेयर ऑन दी आधे से ऊपर के उसमें है। जो स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है उसने इनके वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव बना दिया है। लेकिन हम तो जानते हैं, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अभी चूंकि बाजार का ज्यादा झुकाव सिक्लिकल स्टॉक्स की तरफ हो गया है और आईटी के प्रति ध्यान कम है, तो कुछ पैसा इधर से रोटेट करके बाकी सेक्टर्स में जा रहा है। तो कुछ समय तक हो सकता है कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पर दबाव रहे। लेकिन हम पिछले 2-3 दिनों में भी देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े ऑर्डर्स हमारे आईटी सेक्टर की कंपनीज बैक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सेक्टर ऐसा है जिसको कि आप पोर्टफोलियो से राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे इसको इस वैल्यूएशन पर बटोरना शुरू कर सकते हैं। एनबीएफसी कंपनियां आज बाजार में फोकस में रही हैं। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने एनबीएफसी पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है जिसमें ब्रोकरेज हाउस ने ज्यादातर एनबीएफसी कंपनियों के लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। बताएं सुमित। देखिए, आज एनबीएफसी स्पेस वैसे भी बहुत फोकस में था और अच्छी खासी खरीदारी भी स्पेस में बनते हुए दिखाई पड़ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया जा रहा है कि एनबीएफसी स्पेस के लिए गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन थोड़ी सी और बेटर होते हुए दिखाई पड़ सकती है और मेजरली सभी के अंदर एक ओवरवेट रेटिंग या अपग्रेड्स जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि Q1 में नंबर्स थोड़े बेटर साइड पे थे, थोड़े मिक्स एंड मैच थे, लेकिन सेक्टर की जो रेटिंग है वो इसलिए कि वैल्यूएशन काफ़ी से आकर्षक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में आ चुके हैं। अगर गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़ा सा कूल ऑफ होता है तो एनबीएफसी स्पेस के अंदर सिचुएशंस और अलग होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। एसेट क्वालिटी कंट्रोल्ड है। एक एक करके तमाम वो जो एनबीएफसीज हैं जिनके ऊपर रेटिंग आई हैं उनके नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां पर मेजरली ओवरवेट रेटिंग रखी है, जिसमें एप्टस, होम फर्स्ट, श्रीराम फाइनेंस, ये रही पूरी लिस्ट। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस ओवरवेट रेटिंग 9500 का टारगेट, श्रीराम फाइनेंस ओवरवेट रेटिंग 2200 का टारगेट, एसबीआई कार्ड ओवरवेट रेटिंग 1155 का टारगेट, होम फर्स्ट ओवरवेट रेटिंग 1050 का टारगेट, कैनफिन होम करीब 1000 रुपए के टारगेट्स यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा जो कुछ और एनबीएफसीज हैं उसमें इक्वल वेट
रेटिंग है चोलामंडलम इन्वेस्ट पे 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस इक्वल वेट रेटिंग, M&M फाइनेंस इक्वल वेट रेटिंग करीब 300-450 रुपए टारगेट। एप्टस वैल्यू NBFC में क्रूशियल नाम 450 ओवरवेट रेटिंग 268 रुपए का टारगेट, और L&T फाइनेंस होल्डिंग करीब अंडरवेट रेटिंग के साथ 110 रुपए का टारगेट। तो मेजरली सब में अच्छे वैल्यूएशंस को आधार मानकर उन्होंने यहां पर निवेश करके चलने की राय दी है। शुक्रिया सुमित। HDFC ग्रुप ने आज गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपने 2 नए ऑफिस खोले हैं। गिफ्ट सिटी में HDFC इंटरनेशनल लाइफ और आरी और HDFC AMC इंटरनेशनल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने HDFC ग्रुप के चेयरमैन दीपक पारिक से खास बातचीत की। पारिक साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर, आज का दिन कितना बड़ा है HDFC ग्रुप के लिए? हमारे लिए तो काफ़ी बड़ा है। 2 नया ऑफिसेज खोला है गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, तो हमने इनिशिएटिव लेके एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली और लाइफ की कंपनी खोली। सो हम पॉलिसी दे सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी दे सकते हैं, ऑफशोर फंड्स अंदर ला सकते हैं, इंडिया का LRA स्कीम से बाहर एडवाइस कर सकते हैं। सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। छोटी ऑफिस चालू किया है, अभी दे विल ग्रो ओवर टाइम। 3 से 5 साल में ग्रुप को कितना फायदा होगा इस तरह के ऑपरेशन से? एग्जैक्ट नंबर तो हम नहीं बता सकते, पर इंडिया का तो टाइम अच्छा है अभी, तो ग्रोथ होना चाहिए अच्छा। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। फ्यूचर में हम एक्सपांशन भी देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं। और सर, एक वो केस, मतलब जब मर्जर हुआ तो केस लिक्विडिटी का भी एक सामने आया था, वो इश्यू हो गया? लिक्विडिटी तो काफी लिक्विडिटी है। वी हैव टू बोरो मोर मनी, दैट्स ऑल। उसमें कुछ इश्यू नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। और अभी RBI ने CRR थोड़ा बढ़ाया है, तो काफी लिक्विडिटी पुल कर दी है। और वी हैव टू पे अ लिटिल मोर टू गेट डिपॉजिट्स। उसमें कोई कब तक सर वो रेगुलर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है रिसोर्सेज की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद के बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। आज़ाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आज़ाद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। आज़ाद का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का है। आज़ाद 9 अगस्त को यहाँ भाषण देने पहुंचे थे। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में कई बड़े मुद्दे हावी रहने वाले हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। आज से गांधीनगर में 3 दिन का चलने वाला इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 शुरू हो गया है और इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल से बात की। इन दोनों का कहना है कि भारत अब मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में आयात न करके निर्यात करेगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने कई सारी नीतियों का गठन भी किया है। मुझे लगता है कि मेडिकल डिवाइस सेक्टर का आज मैंने एक्सपो देखा। एक्सपो से इतना एश्योर है देश की मेडिकल डिवाइस सेक्टर में इमर्जिंग स्ट्रेंथ दिखाई दी। मैंने 80 से ज़्यादा स्टार्टअप को भी देखा। जिस तरह से स्टार्टअप इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश मेडिकल डिवाइस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा
और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेगा और इंडिया ही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके लिए कोई बजट आवंटन या तो हम एक्सपोर्टर बन पाए उस दिशा में कोई कदम उठाएगा आरोग्य हमने मंत्रालय? नॉट ओनली फॉर सिंगल कदम, नंबर ऑफ स्टेप वी हैव टेकन। हमने मेडिकल डिवाइस पॉलिसी लाए हैं, हमने मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए हैं, हमने मेडिकल डिवाइस सेक्टर में रिसर्च करने वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए डिसीजन लिया है। कई टाइप के इनिशिएटिव लेके हम मेडिकल डिवाइस सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की ग्लोबल हब बनाना है। इट इज़ आवर डेस्टिनी टू बी द ग्लोबल हब ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, बिकॉज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, हमारे पास इनोवेशन इकोसिस्टम है, हमारे पास एकेडेमिया है, रिसर्च लेबॉरेटरीज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, काम करने वाले लोग हैं। और पॉलिसी की तरफ से रास्ते पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, चाहे वो मेडिकल डिवाइस पॉलिसी की बात हो, PLI स्कीम की बात हो या मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स की बात हो। ये तो कुछ अरसे में इतने बड़े स्टेप्स लिए गए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की साहब की इंस्पिरेशन से और आइडियाज़ से और उनकी गाइडेंस से, उनकी लीडरशिप से। तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर इन इंडिया नाउ इज एट अ एक्सपोनेंशियल फेज, टेक ऑफ फेज पे चला गया है। और अभी ये सर, जो अभी एक्सपो है, कितनी ये उसको चिन्हित करता है और दिखाता है कि हमारी कितनी ताकत है देश की। अभी मेडिकल एक्सपो का कितना मार्केट होगा और हम कहाँ तक, कोई असेसमेंट है कहाँ तक मैं पहुँचे? ये कहूँगा कि देश की ज़रूरतें भी पूरे करेगा, क्योंकि अभी हम 70-80% बाहर से मंगाते हैं, खासकर हाई एंड, और दुनिया की ज़रूरतें भी हमारा ही मेडटेक सेक्टर जो है वो पूरे करेगा। NSE के SME प्लेटफॉर्म NSE इमर्ज पर गुजरात की कंपनियों ने सेंचुरी लगा दी है। यही नहीं, आगे भी गुजरात की कई कंपनियां लिस्टिंग की तैयारी कर रही हैं। क्या है ये प्लेटफॉर्म और इसके जरिए कंपनियों को किस तरीके का फायदा मिल रहा है या मिला है, जानने के लिए देखिए केतन देसाई की रिपोर्ट। छोटी कंपनियों के लिए स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग एक सपने जैसा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने SMEs के लिए 2012 में NSE इमर्ज नाम से ये सुविधा दी। इसका फायदा उठाने में आज सबसे आगे हैं गुजरात की छोटी कंपनियां। अब तक NSE इमर्ज पर 341 कंपनियां लिस्ट हुई हैं, जिनमें से 100 गुजरात की हैं। यानी इस प्लेटफॉर्म पर 30% हिस्सेदारी गुजरात की कंपनियों की है। साफ है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनियों को न सिर्फ पूंजी मिलती है, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है। गुजरात में आने वाले दिनों में 10 और छोटी कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगी। आज तक हमने करीबन 4 IPOs कंक्लूड कर चुके हैं और आने वाले समय में हमने अभी करीबन 2 DRHP फाइल कर दिए, एक हम लोग नेक्स्ट वीक कर रहे हैं और उसके अलावा अनदर 3 इन पाइपलाइंस हैं। ऐसा है तो करीबन हम लोग इस साल 10 से ज़्यादा IPOs करेंगे सर। NSE इमर्ज पर IPO के जरिए अब तक 6,207 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं और प्लेटफॉर्म का कुल मार्केट कैप है 74,632 करोड़। यही नहीं, 341 में से 136 कंपनियां अब मेन बोर्ड पर आ चुकी हैं। साफ है कि अच्छी कंपनी को बड़ा बनने में समय नहीं लगता। लिस्टिंग होने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ने के साथ और भी कई फायदे हैं। आइस मेक रेफ्रिजरेशन गुजरात की एक ऐसी ही कंपनी है जो NSE इमर्ज पर लिस्ट हुई थी और कई गुना बढ़कर आज मुख्य प्लेटफॉर्म पर आ गई है। एक्चुअली लिस्टिंग का होने के पहले हम लोगों ने काफ़ी सारा थिंकिंग किया था, कंपनी के मॉडल स्टडी किए थे, तो तब भी हमें पता था कि लिस्टिंग होने से हमारी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी, कॉरपोरेट गवर्नेंस अपने आप आ जाएगा क्योंकि कोई मॉनिटरिंग होगा तो, और पैन इंडिया नेटवर्क बनेगा। दूसरा, हम लोग जब लिस्टेड हुए 2017 में तब 90 करोड़ के आसपास मार्केट कैप था, आज 800 करोड़ प्लस मार्केट कैप है। SME प्लेटफॉर्म पर आने से कंपनी निवेशकों की नजर में आती है और कंपनी में दमखम है तो बाद में बड़े बड़े निवेशक भी आते हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखते हुए आने वाले दिनों में भी कई छोटी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होगी और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो कई सारे निवेशक भी शेयर बाजार में बढ़ जाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से सोशल मीडिया के जरिए।